अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने लगे हैं अबाउट फिजियोलॉजी एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द हेपेटोबिलियरी एंड द पैनक्रियाटिक सिस्टम। तो पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने पहले बात की थी एनाटमी की, फिर हमने बात की उस इमेजिंग की। तो वो जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ज़ाहिर है जितनी हम इमेजिंग करा रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से है, उस मैपिंग से है, जिससे हमें डायग्नोसिस करने में मदद मिलती है, आइडेंटिफाई करने में कि क्या डिजीज़ प्रोसेस है, और जो भी हम सर्जिकल प्रोसीजर करना चाहते हैं उसको प्लान करने में मदद मिलती है। सिमिलरली, knowing about the physiology of the liver and the pancreas and the extrahepatic biliary system is also very important, not only to diagnose the disease, to understand the disease process, but also to plan management and the surgical procedure accordingly. Now I think there is a very useful tip which some of my seniors used to tell me, and I followed it and I found it very practical. Whichever subject you are studying, whether in medicine or in surgery, if you spend a little bit of time in revising the anatomy and physiology of that very system or the area, it is going to help you a lot in understanding the disease process, what the disease process does to alter the physiology of that very system, which investigations would help us now to diagnose what is wrong with that system, and subsequently which kind of management is going to help us treat that patient. जब हमें फिजियोलॉजी का पता लगेगा तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि अगर इस फिजियोलॉजी को हमने चेक करना है तो हमें कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं जो बता सकती हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ पे ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। और एक दफ़ा हमें ये पता लग जाए तो हम डायग्नोसिस करने में हमारे लिए आसानी है, एंड सब्सिक्वेंटली मैनेजमेंट प्लान बनाना बहुत आसान है। यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ दोज कंडीशंस। So my advice for you would be, whatever system you are studying, जो भी सर्जरी में आप पढ़ने लगे तो पहले अगर थोड़ी सी उसकी सर्जरी की पढ़ने से पहले एनाटमी और फिजियोलॉजी उसकी रिवाइज कर लें। So today we are going to talk about the physiology and the lab investigations relating to the hepatobiliary system, and very briefly about the pancreatic system as well. Now of course सारी फिजियोलॉजी हमें पता है कि लिवर सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है, इट्स अ लार्ज ऑर्गन एंड इट परफॉर्म्स अ मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस। जितने स्लाइड पे लिखे हैं इससे भी कहीं ज़्यादा फंक्शंस अभी ये परफॉर्म करता है। इफ़ यू वुड लुक एट इट कि मेन मेटाबॉलिक ये स्टोर हाउस है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, सारों का मेटाबॉलिज्म यहाँ हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी होम्योस्टेसिस हो रहा है, ग्लूकोजीनेसिस हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है, कीटोजेनेसिस हो रहा है, रीपैकेजिंग हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, सेक्रीशन हो रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बन रही हैं, बाइल सॉल्ट्स बन रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, प्यूरिफिकेशन हो रही है, फिर स्टोरेज हो रही है, ग्लाइकोज की स्टोरेज हो रही है, विटामिन ए, विटामिन B12 की हो रही है, विटामिन के की हो रही है, आयरन और कॉपर की स्टोरेज हो रही है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि लिवर ये सारे फंक्शंस करता है, फिर हमें ये आइडेंटिफाई करने में, जब हम लिवर के फंक्शंस देखना चाहते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हम कौन सा टेस्ट कराएंगे, तो हमें पता लगेगा कि लिवर के फंक्शन का क्या हाल। सो जैसा कि वी वर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फंक्शंस, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह का बनना, कोलेस्ट्रॉल, डाइकोलेस्ट्रॉल का बनना, मेटाबॉलिज्म, ऑल थ्री मेजर मेटाबॉलिज्म्स, all of them take place in the liver, and also ATP synthesis. Similarly, detoxifies and excretes various drugs, alcohol, hormones. It excretes bilirubin and xenobiotics. There is a destruction of RBCs, और उस destruction के बाद जो उसके components निकलते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करता है liver for formation of bile pigments. Then it converts ammonia into urea for excretion, and it produces bile salts. Then its storage function, and it helps not only in metabolism of the lipids but also in digestion of lipids by releasing bile salts in bilirubin. The bile goes there, the bile salts cause the
मिसेले फॉर्मेशन फैट लॉब्यूल्स के साथ जुड़ जाते हैं, सरफेस टेंशन उसकी जो है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसके ऊपर लाइपेज और दूसरे एंजाइम्स के एक्ट करने का इम्कान बढ़ जाता है, तो उनकी डाइजेशन बेहतर हो जाती है। हमें पता है कि लिवर मुतवातर बाइल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा है। ये जितने फंक्शंस हो रहे हैं, जब ये हेपेटोसाइट्स में फंक्शंस होते हैं, उसकी वजह से ये बाइल बनती रहती है। ये बाइल जो एक्सक्रीट होती है इनटू बिलियरी कैनालिकुला, दीज कोलीस इनटू बाइल डक्ट्स, दे फॉर्म एट द पोर्टल ट्रायड के अंदर जाते हैं, वहाँ से हेपेटिक लॉब्यूल्स तक जाते हैं। हेपेटिक डक्ट्स दे जॉइन टुगेदर फॉर्म द कॉमन हेपेटिक, द कॉमन बाइल डक्ट एंड रीच द हेंस द बाइल रीचेस द डूडेनम। ये हम एनाटमी में इसके बारे में, इस सारे पाथवे के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। अब नॉर्मली 500 to 1000 मिलीलीटर अ डे जो है ना एक नॉर्मल एडल्ट बाइल प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो सिक्रीशन है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच इज़ रेगुलेटिंग। जो न्यूरोजेनिक फैक्टर्स हैं लाइक वेगस जो है वो इस सिक्रीशन को बढ़ा देती है, और जो सिंपैथेटिक ड्राइव है वो इस सिक्रीशन को कम कर देती है। एंड परहैप्स दिस इज़ द रीज़न दैट पीपल हु आर इन स्ट्रेस, people who are fasting, people who lose fat rapidly, people who are on ICUs, who are on ventilators, they develop gallstones. And perhaps the reason is कि चूंकि बिलियरी सिक्रीशन कम होती है, और हमें पता है बाइल का मेन कंपोनेंट क्या है, 97% of bile is composed of water. तो जब सिक्रीशन कम होती है तो एक्चुअली उसके अंदर जो लिक्विड की मिकदार है, पानी की मिकदार है, कम होती है, ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, सोल्यूशन जो होता है सैचुरेट होता है, एंड दैट परहैप्स इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट दीज पेशेंट्स डेवलप गॉलस्टोन्स। Then there are hormonal factors which control the secretion and release of bile. Cholecystokinin जो है वो ना सिर्फ गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है बल्कि स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स भी करता है ताकि बाइल इजीली डूडेनम के अंदर जा सके। देन वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो है वो गॉल ब्लैडर की इंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। सोमैटोस्टेटिन ऑल्सो इनहिबिट करता है गॉल ब्लैडर की कंस्ट्रक्शन को। देन ये जो केमिकल्स हैं, जब ये पहुंचते हैं प्रोटीन और एसिड, जब डूडेनम के सेकंड पार्ट में पहुंचता है तो वहाँ पे जाके सिग्नल्स देता है, जिसकी वजह से सीसीके वगैरह भी रिलीज होता है। इनकी वजह से सिक्रीटिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ बाइल भी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। अब जब हम लिवर के फंक्शन के टेस्ट करते हैं तो हम क्या देखना चाहते हैं? एक, हम ये देखना चाहते हैं कि जो डैमेज है वो हेपेटोसाइट के लेवल पे, हेपेटोसेलुलर फंक्शन कैसा है। हम देखना चाहते हैं कि पूरे लिवर के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं उनके क्या हालात हैं, और सबसे अहम बात यह कि हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जॉन्डिस जो हैं वो क्या हैं। क्या ये जो जॉन्डिस है पेशेंट को, जो इंक्रीज्ड बिलिरुबिन आ रही है, इसकी वजह प्री हिपैटिक कॉजेज हैं, हेपैटिक कॉजेज हैं या पोस्ट हेपैटिक कॉजेज हैं। एंड एज वी ऑल नो कि जो बेसिकली जो सर्जरी वाला जो हमारा ज़्यादा कंसर्न है, जो सर्जन्स का कंसर्न है, वो पोस्ट हेपैटिक या जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं उसके अंदर ज़्यादा है। तो किस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का डिजीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप गॉल ब्लैडर या एक्स्ट्रापैटिक बिलियरी ट्री का डिजीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं, तब हम क्या कराते हैं, तब हम कंप्लीट ब्लड काउंट्स कराते हैं विद LFT। और उसके अंदर अगर WBC काउंट बड़ा आता है तो इसका मतलब है कि कोलिसिस्टाइटिस चल रहा है। अगर डायरेक्ट और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ी है और साथ उसके अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कोलिस्टेसिस है, ऑब्स्ट्रक्शन है बिलियरी फ्लो को। अगर वाइट सेल काउंट बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ी हुई है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है और अमाइनो ट्रांसफरेजेस भी बढ़े हुए हैं, तो ये सब क्या बताते हैं, हमें बताते हैं कि देयर इज इन्फ्लेमेशन एज वेल एज देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द बिलियरी फ्लो। इसका मतलब है कि जो बिलियरी चैनल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन है, यानी कोलिंजाइटिस है पेशेंट को। सो मोस्ट ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री would like these obsolete, now they are obsolete। अब ये टेस्ट आमतौर पे कराए नहीं जाते, ना इनसे कुछ सिग्निफिकेंट हमें फ़ायदा होता है, कोई ऐसी हेल्प मिलती है डायग्नोसिस में, बट यू शुड नो स्पेशली फॉर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हाउ the investigation of the hepatic function evolved over the years।
कॉमनली आजकल हम क्या करते हैं, हम सीरम बिलीरुबिन करते हैं, टोटल भी करते हैं, कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड करते हैं, हम बाइल पिगमेंट्स देखते हैं, बाइल सॉल्ट्स देखते हैं, यूरोबिलिनोजन देखते हैं, यूरिन में स्पेसिफिकली हम देखते हैं सीरम प्रोटीन्स कैसी हैं, उनकी कंसंट्रेशन सीरम में क्या है, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियोज देखते हैं, डिफरेंट सीरम एंजाइम्स को हम टेस्ट कर सकते हैं लेवल्स को, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर सर्जन स्पेशली इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब बिलीरुबिन हमें पता है कैसे बनती है। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और हीमोग्लोबिन लिवर के अंदर आती है तो उसको पहले वो क्लीव करता है बिटवीन हीम पोर्शन एंड ग्लोबुलिन पोर्शन। जो ग्लोबुलिन है वो तो चली जाती है अमीनो एसिड पूल के अंदर, वहाँ पे जाके जो दोबारा प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह उसमें चली जाती है। हीम जो है वो पोरफायरिन है, और ये जो हीम है ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज से फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, और फिर ये कॉन्जुगेट होता है विद ग्लूक्रोनिक एसिड इन द लिवर। इस सारे पर्पस के लिए, स्पेशली कॉन्जुगेशन के लिए, जो हेपेटोसेलुलर फंक्शन है वो बिल्कुल काम करना चाहिए, ठीक होना चाहिए। और ये जब कॉन्जुगेट हो जाता है तो इट बिकम्स वाटर सॉल्युबल एंड देन इट कैन बी एक्सक्रीटेड बाय लिवर इन द बाइल। सो नॉर्मली जो प्लाज्मा बिलीरुबिन, जो टोटल बिलीरुबिन है, उसमें दोनों अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों होते हैं। तो टोटल दी लेवल इज अराउंड 0.2 to 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जिसमें से अनकॉन्जुगेटेड 0.1 to 0.6 है और कॉन्जुगेटेड 0.1 to 0.4 है। सो नॉर्मली लेटेंट जॉन्डिस कहलाता है कि जब 1 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो लेवल्स होते हैं बिलीरुबिन के, वो क्लिनिकली उस तरह से विजिबल नहीं होते। और 2 मिलीग्राम होने के बाद जो है ना, जो येलो स्टेनिंग होना शुरू हो जाती है टिश्यूज़ की, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस। इस जॉन्डिस को सबसे पहले और आसानी से देखा जा सकता है दी स्क्लेरा। हम इस बात को पहले डिस्कस कर चुके हैं। If you think back, you would remember why sclera. Because sclera has a very high number of collagen, which is known as elastin, which has a great affinity for bilirubin, and there is a chemical bonding. And because of this, even biochemically body से bilirubin levels कम हो जाते हैं, ठीक होते हैं, मगर sclera देर से उनकी yellowishness जो है ना बाद में कम होती है। तो जब हम बिलीरुबिन लेवल्स करा के देखते हैं, उनको टोटल कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड लेवल्स कराते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जॉन्डिस प्री हेपेटिक है, जिसकी मोस्ट कॉमन रीज़न इंक्रीज्ड हिमोलिसिस है, हेपेटोसेलुलर है, जिसमें किसी भी वजह से जो हेपेटोसाइट की डैमेज हुई है, या पोस्ट हेपेटिक है, विच इज़ बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन टू द बिलियरी आउटफ्लो। तो हम करते क्या है, हम देखना चाहते हैं कि प्री हेपेटिक में क्या होता है। तो प्री हेपेटिक में टोटल और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों बढ़ते हैं। अनकॉन्जुगेटेड इसलिए बढ़ गए हैं कि लोड ज़्यादा है हीम का, और उतनी जल्दी वो ग्लूक्रोनिक एसिड से कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा जितनी की ज़रूरत है। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में टोटल भी बढ़ गया और अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ गए। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस जिसमें हेपेटिक डिसफंक्शन है, हेपेटिक डिसफंक्शन की वजह से थोड़ा अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा है, मगर चूंकि हेपेटिक डिसफंक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है और बिलियरी कैनालिकुलाई के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इस वजह से वहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उस कोलिस्टेसिस की वजह से कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी जो है वो भी रेज हो गया। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में टोटल और कॉन्जुगेटेड यूजली रेज्ड होते हैं इनिशियली, और लेटर स्टेजेस में जब बैक प्रेशर की वजह से हेपेटोसेलुलर डिसफंक्शन होता है तो फिर उसके अंदर कॉन्जुगेटेड के साथ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी रेज हो सकती है। देन बाइल पिगमेंट्स इन यूरिन, जो मेजर बाइल पिगमेंट है ह्यूमन बींग्स में वो बिलीरुबिन है, लेकिन नॉर्मली इट इज़ नॉट प्रेजेंट। सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो वाटर सॉल्युबल है वो एक्सक्रीट हो सकता है यूरिन में, अनकॉन्जुगेटेड यूरिन में एक्सक्रीट ही नहीं हो सकता। तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कब बढ़ता है, जब हेपेटोसेलुलर डैमेज की वजह से कोलिस्टेसिस हुआ है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से कोलिस्टेसिस हुआ है। इन दोनों कंडीशन में बिलीरुबिन यूरिन में प्रेजेंट होगा और आपको पेशेंट कहेगा कि मेरे यूरिन का कलर इतना डार्क है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि सरों दे तेल वर्गा, सरसों के तेल की तरह होता है, और अंग्रेज इसको कहते हैं टी यूरिन, कि जो यूरिन का कलर है वो टी की तरह हो जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन द यूरिन। वेराज यूरोबिलिनोजन कैसे बनता है, यूरोबिलिनोजन उस वक्त बनता है जब बाइल पहुंच जाती है इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये एब्जॉर्ब होके एक तो इंटेरोपैटिक सर्कुलेशन से वापस लिवर में जाती है, दोबारा एक्सक्रीट होती है एज बाइल पिगमेंट्स, और दूसरे ये
चूँकि वाटर सॉल्युबल होती है तो ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होती है. जो कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है यूरिन को वो यूरोबिलिनोजन होता है. तो नॉर्मली इसकी जो बहुत स्मॉल अमाउंट इसके अंदर मौजूद होती है. हीमोलिटिक जॉन्डिस में जब बिलीरुबिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है तो यूरोबिलिनोजन बढ़ जाता है. लेकिन जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, व्हेन नो बिलीरुबिन इज रीचिंग इनटू द इंटेस्टाइन, फिर क्या होता है? When no bilirubin is reaching in the intestine, there is no urobilinogen found, and when you check the urine for urobilinogen, it would be absent. Hence, in hepatocellular jaundice, urobilinogen is normal level or slightly decreased, whereas in obstructive jaundice, there is total absence of urobilinogen in the urine. बाइल सॉल्ट्स ऑन दी अदर हैंड लिवर के अंदर कैसे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, उसके बाद ये बाइल में एक्सक्रीट होते हैं. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये बाइल सॉल्ट जो हैं ये इंटेस्टाइन्स तक नहीं जा सकते. अगरचे ये नहीं जा सकते लेकिन ये लिवर के अंदर वहाँ पे सर्कुलेशन में रिगर्जिटेट होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं. एक दूसरे ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को बड़ा सीवियर किस्म की इचिंग होती है. हिमोलिटिक जॉन्डिस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है फ्लो ऑफ बाइल की, इस वजह से बाइल सॉल्ट्स यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होते. सो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में इनका यूरिन में एक्सक्रीट होने का इम्कान बढ़ जाता है. अगर हम अब इस चार्ट को देखें तो मे बी वी कैन आइडेंटिफाई मोर इजीली. सो द टोटल सीरम बिलिरुबिन इज रेज्ड इन प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिc jaundice, all three of them. Unconjugated is raised in prehepatic and hepatic and is normal in post-hepatic causes, to begin with at least. In conjugated bilirubin is normal in prehepatic, it is slightly raised in hepatocellular or hepatic jaundice and is raised more, or most of it is raised in obstructive jaundice. Bile pigments in urine are totally absent in prehepatic causes. They are present in hepatic and post-hepatic causes. Urobilinogen, on the other hand, is raised in prehepatic, is normal or decreased in hepatocellular or hepatic causes, and is absent. So, if you look at these things, we can identify that if we do a serum conjugated, unconjugated bilirubin with urobilinogen, we can say with quite certainty whether this jaundice is prehepatic, hepatic or post-hepatic. Then bile salts in urine are absent in hemolytic or prehepatic jaundice, and they are present in both hepatic and post-hepatic regions. Then the other important lab investigation that we perform to assess the liver function is the level of serum proteins and the albumin globulin ratio. Now, liver is the only site of albumin synthesis as we understand, and about 10 to 12 grams of albumin is synthesized daily. Now, why is it valuable to know it? Because in chronic liver disease, the liver is unable to synthesize albumin. Globulin, on the other hand, is increased especially in infective diseases. Hence, albumin globulin ratio is decreased or reversed in liver disease. The normal ratio is albumin 2 and globulin 1. If the globulin is increased as in infection, then this ratio is decreased. It is 2:2 or 1.5:1.5, or it is reversed in liver disease when albumin is not synthesized by liver, and it's a very good indicator to tell you about the status of the liver function of that patient. So, if you are using plasma proteins for diagnostic values, if you do albumin, it is decreased in chronic liver disease. Now, the conditions specified here are the most common condition causing this, but they are not the only one. So remember, albumin is decreased in chronic liver disease. Gamma globulin is increased especially when the reason of cirrhosis is autoimmune. Alpha 1 antitrypsin is decreased when the cirrhosis is because of alpha 1 antitrypsin. Ceruloplasmin is decreased in Wilson's disease where there is storage of copper in the liver.
and alpha fetoprotein is greatly increased in primary hepatocellular carcinoma. And in hemochromatosis, when iron is stored in the liver in an increased amount, then the transferrin is 100% saturated with iron. Normally transferrin levels are there. Normally there is saturation of transferrin with iron, but it is less than around 30 or 1/3 usually. But if it is 100% saturated with iron, it tells you that there is increased or a large amount of iron is stored in the liver, hence causing hemochromatosis. Then another important investigation to understand whether or not your liver is functioning properly is the prothrombin time. Now, why should prothrombin time be increased in severe parenchymal liver disease? One reason is that the fibrinogen and prothrombin, they are synthesized in liver. हमें पता है कि लिवर जो है वो ये वाली प्रोटीन्स भी बनाता है. और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो विटामिन के है वो स्टोर भी होती है लिवर में, और वो चूँकि फैट सॉल्युबल विटामिन है तो उसके अब्जॉर्ब होने के लिए बाइल का इंटेस्टाइन तक पहुँचना भी ज़रूरी है. So if the patient has obstructive jaundice and there is no fat absorption, hence vitamin K cannot be absorbed. So the vitamin K dependent clotting factors 2, 7, 9, 10, they are not being formed, would result in increase in the clotting time. Prothrombin time बढ़ जाता है इन patients का. So if there is this reason and you give them injection vitamin K, in 3 days the PT should return back to normal. But if it is not returning to normal, then it means that there is hepatocellular dysfunction. Now, if you have to operate on such patients, you would require fresh frozen plasma so that your patient does not bleed. Then we perform transaminases. The alanine transaminase and the aspartate transaminase, previously they were known as SGPT and SGOT. These are the normal levels. As you can see, the ALT is present in the cytosol of the hepatocytes, whereas the AST is present in both cytosol and mitochondrion. So it would tell you what is the site of the hepatocellular damage when you look at the specifically in two transaminases, that whose level is more. Now, important thing to remember is that AST is not only present in liver, but it is also present in skeletal muscles, kidney, heart and brain as well. So individual rise in AST without ALT tells you that there is damage to some other organ. But if both ALT and AST are raised, it means then there is hepatic dysfunction. And when this raise is more than 20 times, it is highly increased, then it tells you that there is severe hepatocellular dysfunction, like in viral hepatitis or necrosis of the liver because of drug or toxin induced. And if it is not increased this much but it is moderately raised, that may be because of chronic hepatitis, alcoholic hepatitis, and importantly in acute biliary tract obstruction. Because of the backflow, because of the cholestasis, there is increase in these transaminases as well. Then alkaline phosphatase is normally 3 to 13 international units. In liver, it is found in the microvilli of the biliary canaliculi and on the sinusoidal surface of the hepatocytes, which means it is present in the outflow channels of the bile. It is also coming from the bones, and it also increases not only in rickets but also in metastatic bone disease as well. But it is highly elevated in obstructive jaundice. So if somebody, you do an LFT, the alkaline phosphatase is raised markedly and the ALT and AST are raised moderately, then you think about obstruction. Then there are some other markers of obstructive jaundice as well, like gamma GT. Now, gamma GT is a microsomal enzyme and it is highly elevated in both obstructive jaundice and alcoholic liver disease. 5-nucleotidase also is elevated in obstructive jaundice and it is not related to bone. Now, if you have a patient who has metastasis in the liver and who has metastasis in the bones as well, so those patients would have raised ALP as well as raised gamma GT, etc. But if that patient does not have metastasis in the bones, then
5' nucleotide would be raised and it would tell you that the patient has obstructive jaundice. Now this is a very important slide for you people because this is your assignment for this topic. Now these are the uncommon liver function tests. हमने जो common थे उनकी बात कर दी, बिलीरुबिन के लेवल्स, ट्रांसएमिनेजेस के लेवल्स, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और उसके बाद गैमा जीटी, 5' न्यूक्लियोटाइडेज, ALP वगैरह, जो कि हम नॉर्मली तकरीबन सारे पेशेंट्स के लिए कराते हैं जिनके अंदर हमें हेपेटोबिलियरी सिस्टम को, उसके फंक्शन को असेस करना है. But in special conditions, these following tests are performed. They are uncommon function, and for you, your homework or assignment is that you have to write at least one special condition for each of these tests to be performed. Why should these tests be performed in that important condition, which is not very common? एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ हिप्यूरिक एसिड टेस्ट की. इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी गिव 6 grams of sodium benzoate to the patient and then urine is collected up to 4 hours. Hippuric acid is excreted in the urine and it is estimated. Normally 60% जो है वो 4.5 ग्राम हिप्यूरिक एसिड की शक्ल में एक्सक्रीट हो जाएगा. But if it is decreased and it is less than 3 grams, it indicates hepatocellular damage. ये बताता है कि जो लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन है, जो हेपेटोसेलुलर फंक्शन है, वो इस वक्त डिक्रीज़ हुआ है. तो उसके लिए प्यूरिक एसिड टेस्ट जो है ख़ास तौर पे डिटॉक्सिफिकेशन देखने के लिए कराते हैं. तो बाकी सारे टेस्ट, हर टेस्ट के लिए एक इंडिकेशन आपने लिखनी है कि वो किस लिए कराते हैं और उसका हमें फ़ायदा क्या है, क्लिनिकल फ़ायदा क्या है, डायग्नोस्टिक फ़ायदा क्या है. Then very briefly about some functions of the pancreas. As we know, pancreas, the word pancreas means all flesh, and it's a mixed endocrine and exocrine gland, which means it has both endocrine functions and exocrine functions. हम इस वक्त जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर इस वक्त हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो इसके एक्सोक्राइन फंक्शन पे है. और जो एक्सोक्राइन फंक्शन है जाहिर है वो है फिर पेनक्रियाटिक डक्ट, और पेनक्रियाटिक डक्ट कैसे एंटर होती है एम्पल ऑफ वाटर में, और कैसे वो पेनक्रियाटिक जूस पहुंचता है ड्यूडेनम में, और वो क्या करता है. बट ब्रीफली अबाउट द एंडोक्राइन फंक्शन, वी नो दैट दीज 3 वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास: इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन. So what do? Just a brief idea about that. Now insulin is secreted when there is increased blood glucose, when there is increased amino acids, increased fatty acids, glucagon, GIP, growth hormone और cortisol. They are all stimulus for secretions. ये बताते हैं बीटा सेल्स को कि अब आपने इंसुलिन को सिक्रीट करना है. क्यों करना है, काम क्या है, एक्शन क्या होता है इंसुलिन सिक्रीट होने से? Increase in the glucose uptake into cells and glycogen formation. It decreases glycogenolysis, it decreases gluconeogenesis, it increases protein synthesis, fat deposition, decreases lipolysis, and very importantly it increases the potassium uptake into the cells. तो देखें आप, इंसुलिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे काम नहीं कर रहा, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए भी उतना ही ज़रूरी है. तो जब हम डायबिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं दैट इट इज़ रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इट टेल्स अस दैट diabetes is not just going to affect the carbohydrate metabolism, but it is also going to affect all 3 major metabolisms. अफेक्ट क्या होता है ओवरऑल ब्लड लेवल्स पे, ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाती है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, कीटो एसिड, इनके लेवल्स भी कम हो जाते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हाइपोक्लेमिया भी हो जाता है इन पेशेंट्स. तो जब भी हम इंसुलिन इंट्रावीनस देते हैं, हम इंसुलिन पंप्स चलाते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी आल्सो गिव पोटेशियम टू आवर पेशेंट. पोटेशियम रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है. ग्लूकोन क्या करता है, ग्लूकागॉन की जो स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन है, डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज इन अमीनो एसिड्स, कोलिसिस्टोकाइनिन, नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन. ये क्या बता रहे हैं आपको, ये आपको बता रहे हैं ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि सिंपैथेटिक ड्राइव है. इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका नतीजा निकलता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाता है, लाइपोलिसिस बढ़ जाता है, कीटो एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है. रिजल्ट क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज फैटी एसिड, इंक्रीज कीटो एसिड. तो ये बॉडी ग्लूकोज को बढ़ा रहा है,
ये सिंपैथेटिक ड्राइव में बेसिकली इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इंसुलिन का काम ग्लूकोज लेवल्स को लो लेवल पे लेके आना। सोमैटोस्टैटिन ऑन द अदर हैंड ये पैनक्रियाज के अलावा हाइपोथैलेमस से भी सिक्रीट होता है। इट इनहिबिट्स बोथ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन सिक्रीशन, दोनों को रोकता है ये। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द मोटिलिटी ऑफ द स्टमक, ड्यूडेनम एंड द गॉल ब्लैडर एंड डिक्रीजेस बोथ द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द GI ट्रैक्ट। तो अब इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सोमैटोस्टैटिन का इस्तेमाल किया जाता है पैनक्रियाटिक फिस्टुलास के अंदर, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास की ट्रीटमेंट के अंदर, और ख़ास तौर पे आजकल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी नोजिया वॉमिटिंग के लिए जो कि और दूसरी ड्रग से इस्तेमाल होती है, स्पेशली रिलेटेड टू कीमोथेरेपी। जिस फंक्शन की इस वक्त हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, जिससे हमारा इस वक्त ताल्लुक़ ज़्यादा है, बाकी लिवर और बिलरी चैनल्स के साथ बाइल की चूँकि बात हो रही है, तो पैनक्रियाटिक जूस से ज़्यादा हम इंटरेस्टेड हैं इस वक्त। तो पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन अगर आप देखें तो वंस अगेन ये अबाउट 1.5 लीटर्स पर डे है। मेनली इसके अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो ख़ास इलेक्ट्रोलाइट है वो ये बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट ज़ाहिर है कि जब ये स्टमक से जूस आया है ड्यूडेनम के अंदर तो वो हाईली एसिडिक है, तो आपने उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, और न्यूट्रलाइज़ करने का मकसद ये कि जब तक प्रॉपरली न्यूट्रलाइज़ नहीं होगा तो ये जो सारे एंजाइम्स और इनके प्रीकर्सर्स हैं पैनक्रिया से जो आ रहे हैं, इनका प्रॉपरली ये एक्टिवेट नहीं होंगे, ये काम नहीं कर सकें, डाइजेशन नहीं हो सकेगी। तो some of these are trypsinogen converted into trypsin, enterokinase, procarboxypeptidase, chymotrypsinogen, amylase, lipase, nuclease, collagenase, elastase, etc., etc. So all kind of digestive enzymes are excreted by pancreas, and it is excreted into the duct, and the duct then takes these enzymes into the bile duct in an inactive form. याद रखने की बात है, जब तक ये पैनक्रियास में होते हैं, जब तक ये डक्ट में होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दे आर एक्टिवेटेड व्हेन दे एंटर द ड्यूडेनम, जब इनको वो स्टिमुलस मिलता है एसिडिक एनवायरनमेंट का। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब पैनक्रियाटाइटिस होता है तो यही एंजाइम्स डक्ट के अंदर या पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा के अंदर एक्टिवेट होते हैं, और ये ग्लैंड को इस तरह खाना शुरू कर देते हैं जैसे दीमक खाती है लकड़ी को। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जब हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की बात करेंगे। सो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल ओवरव्यू एज वेल कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए हम कौन कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशंस हमें चाहिए। ये मोस्ट कॉमनली परफॉर्म जो क्राइटेरिया है इसके अंदर आप देख सकते हैं, कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनसे आप प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं, ये देखने के लिए कि ये जो पैनक्रियाटाइटिस है ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, और वो फिर जाहिर है कि ऑल्टर करेगा कि आपने पेशेंट को मैनेज कैसे करना है। तो रेंसन्स क्राइटेरिया दो टाइम पे करते हैं, एक एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड देन एट 48 आवर्स। और अगर आप गौर से ये देख ही रहे हैं कि एक गॉलस्टोन्स की वजह से क्राइटेरिया है, एक एल्कोहलिक रीजंस की वजह से जो पैनक्रियाटाइटिस हुआ, एंड यू कैन सी कि जो गॉलस्टोन्स की वजह से पैनक्रियाटाइटिस है उसमें लोअर स्कोर्स के ऊपर जो है आप क्राइटेरिया को टिक कर देते हैं। एज 55 हेयर, अल्कोहल 70, वाइट सेल काउंट 16 हेयर, 18 in alcohol, LDH more than 350 here, LDH 400, more than 400 in alcohol. AST is the same, glucose more than 200 here and glucose 220 milligram per deciliter in alcoholic pancreatitis. So it tells you that the gallstone pancreatitis is more severe. It can cause more complications, and that is why the score is assigned at a lower level in gallstone pancreatitis as compared to alcoholic pancreatitis. And when you do the 48 hours assessment, hematocrit fall same, more than 10%, the urea nitrogen, blood urea nitrogen more than 5 milligram per deciliter, and in alcoholic it is more than 2 milligram, serum calcium equally less than 8 milligram, arterial partial of oxygen 60 millimeter of mercury here, and it is missing over the other side, it's the same there. Base deficit more than 4 milliequivalent here, for alcoholic it is more than 5. Fluid sequestration is 6 liters for gallstones, and for alcoholic it is more than 4 liters. So what do? We assign 1 mark to each of the criteria scored, and if the patient has more than 3 marks, he is having a moderate
pancreatitis, and if it is more than 5, then your patient is in severe pancreatitis category with a very high mortality and morbidity. So this brings us to the end of today's talk. I would like you to please tell me whether you were able to see the cursor today, and can I use this pointer in my subsequent presentations. And the assignment for today is the uncommon liver function test, and you have to tell us for each test which specific condition is diagnosed by performing that very test. Thank you very much.